बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज़ आप जितनी तकसीम करेंगे उतनी ही फरावानी उसकी आपके पास होगी, फिर चाहे वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो, रिस्क हो, खाना हो या आसानियाँ हो। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आकर मुल्क की तकदीर को बदलेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अवाम तामीर, तखरीब और साजिश में फ़र्क जानते हैं। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वड़ाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब जो है वो हुकूमत के दिन जो है वो बस वो खुद कह चुके हैं कि अब निगरान सेटअप के हवाले कर दिया जाएगा, और वो बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं कि 1.25 साल में जो हुकूमत के जो चैलेंजेस थे उनको जो है वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में मेहनत के साथ जो है वो उनको कोशिश की कि जो है उसके बेहतर नताइज आएँ। देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आज सरबराही में इस इत्तेहादी मखलूत हुकूमत जो है वो बड़े मुख्तसर अरसे के लिए जो है वो रही, और लेकिन अगर आप इस मुख्तसर अरसे के अंदर देखें तो बड़े जो चैलेंजेस थे वो पाकिस्तान की तारीख में इतने चैलेंजेस किसी हुकूमत को दरपेश नहीं हुए जिस कदर इस हुकूमत को दरपेश थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस हुकूमत ने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, आप जानते हैं, वो डिफ़ॉल्ट का चैलेंज था। उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया और फिर पाकिस्तान की इकानमी जो है उसको ट्रैक पर लाए। और आप देखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो $3 अरब से भी नीचे आ चुके थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब से बढ़ चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर देखिए कि पिछले अगर 4 साल के PTI के दौरे हुकूमत के साथ आप मुआसना करें तो उन 4 सालों में 1 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं हुई। लेकिन इस मुख्तसर अरसे में 5000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में जो है वो शामिल की गई है। और मनसूबा जात जो हैं वो हर तरफ मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और कल ही देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किस तरह खुड़ियाँ के अंदर ज़िला कसूर के अंदर जो है वो लाहौर से कसूर से बहावलनगर तक एक नई जो मोटरवे है उसकी जो है वो संगे बुनियाद रखा। और ये जो मनसूबा भी ताखीर का शिकार हुआ था। ये मनसूबा मैं आपको बताऊं कि 260 किलोमीटर तवील ये मोटरवे होगी और इस पर 263 अरब रुपए की जो है वो खतीर रकम और फंड जो हैं वो इस पर खर्च आएंगे। और इससे जो है ये पूरा जो खिता है, पूरा जो एरिया है, पूरा इलाका है, यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। कसूर से कनेक्टिविटी होगी, ये लाहौर से कसूर जी हल्लोकी वाली साइड और कसूर से फिर जो है बहावलनगर तक जाएगी। और इससे आगे फिर इससे जो मतलब दूर दराज के जो अजला हैं वो भी इसके साथ जो है वो लिंक होंगे, मुंसलिक होंगे। और दूसरा, कल ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो PKLI जो हॉस्पिटल है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वज़ारत आला के दौर में इस मंसूबे को 22 अरब रुपए की लागत से जो है वो तमीर किया गया था। बदकिस्मती से पिछले 4.5 साल के दौरान पंजाब के अंदर इस मंसूबे में जो है वो जो अगले मंसूबा जात थे इसके उनको तख़ीर का शिकार किया गया। ख़ास तौर पर इसके साथ PKLI के साथ एक इंस्टीट्यूट भी रिसर्च के लिए बनाया जाना था, उस पर कोई पेशरफ्त ना हुई। और कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने PKLI यूनिवर्सिटी का भी जो है वो संगे बुनियाद रख दिया है। इससे इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए PKLI में को रिसर्च की जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको फ़रोग़ दिया जाएगा। और अब तक वहाँ पर जो है 1000 से ज़ायद जो ट्रांसप्लांट हैं वो किए जा चुके हैं। और बदकिस्मती से पिछले
पीटीआई के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे पर जो काम था उसको रोका गया। यहाँ पर जो बरूने ममालिक से पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बतौर वज़ीर आला पंजाब बाहर से लोगों को लाए थे, डॉक्टर्स को लाए थे, वो कौम की, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहते थे। फिर उनके साथ ऐसा सलूक रखा गया जिसके नतीजे में वो वापस जो है वो जाना शुरू हो चुके थे और बड़ी तादाद में डॉक्टर जो है वापस आ गए। और अब दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से और वज़ीर आला पंजाब जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की कोशिशों से वो डॉक्टर और ख़ास तौर पर जो बोर्ड के चेयरमैन थे डॉक्टर सईद अख्तर वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जो सहूलियात हैं दोबारा मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। उल्फत मुगल साहब, पीकेएलआई पे ही पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आप बतौर रिपोर्टर वहाँ पे कवर भी करते रहे। शहबाज साहब की आपने वहाँ पे कमिटमेंट्स भी देखी, आपको याद होगा कि किस तरह अचानक दौरे करते थे, गर्मी सर्दी वहाँ पर मौजूद रहते थे। कल दोबारा जो है वो वहाँ पर गए और ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है और अगर हम इसमें देखें तो इससे आम आदमी को जो है वो उसका इलाज हो रहा है। देखें, बहुत शुक्रिया उमर भाई। शहबाज शरीफ साहब के दो मंसूबे जो थे मेरे मुताबिक उनके दिल के बड़े करीब थे जी। एक दानिश स्कूल और एक पीकेएलआई। सही, क्योंकि हमारे लोग इलाज मुआवजे के लिए बहुत से लोगों को लाखों रुपए खर्च करके पड़ोसी मुल्क जाना पड़ता था। वो सहूलत और फ्री ऑफ कॉस्ट 100% वो यहाँ पे उन्होंने दी। और जब उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाया तो जब लाहौर आए तो पहला दौरा उन्होंने पीकेएलआई का किया, तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि वाकई उनके दिल के बहुत करीब था और वहां पर दुखी इंसानियत की खिदमत होनी थी। बिल्कुल मैं कहूँगा कि माजी की हुकूमत ने वो तवज्जो नहीं दी जो उनसे, वो हमारी जो साबिक वजीर थी वो खुद डॉक्टर्स थी, लेकिन वो तवज्जो नहीं दी जा सकी। सियासत की नजर हुआ, ऐसे मंसूबे सियासत की नजर नहीं होने चाहिए। देखिए, ये मंसूबा शहबाज शरीफ साहब के इसलिए दिल के करीब था कि एक सियासी रहनुमा के लिए, सियासी लीडर के लिए अपने लोगों की खिदमत उसका सबसे बड़ा तुरा इम्तियाज होता है और होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो पीकेएलआई के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है ये एक बहुत होप है कि जो हमारी ऐसी डिजीज हैं जो जानलेवा गुर्दों की, आप देखिए ट्रांसप्लांट के लिए ट्रांसप्लांटेशन होनी है, आपकी जिगर की पैवंदकारी होनी है वहां पर, तो बहुत सारे इलाज हो भी चुके हैं जी। तो ये इसके लिए हमें इंडिया जाना पड़ता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी पीकेएलआई और बेहतर अंदाज में काम करेगा। जैसे खालिद साहब बता रहे थे कि अब यूनिवर्सिटी वहां पर बन गई है, रिसर्च होगी, जदीद तरीके इलाज पर वहां पर काम होगा। तो निगरान हुकूमत को भी उस पर मजीद काम करना चाहिए और आने वाली हुकूमत जो भी है, देखिए जो अवामी मंसूबे हैं जिस पे पैसा जो 22 अरब रुपए लगा था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। तो पाकिस्तान को मंसूब पीकेएलआई मंसूबा पाकिस्तान के अवाम का है, पंजाब के अवाम का। और वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त भी जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि ये पीकेएलआई है, लाहौर में है, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये 24 करोड़ अवाम का यहाँ पर इलाज होगा, ये किसी एक की मंसूबा नहीं होता। तो तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो भी गवर्नमेंट आए अक्रॉस द बोर्ड, उनको ओन करना चाहिए जब भी हम आगे जाएंगे। बिल्कुल, इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए था पीटीआई के दौर में, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कल खुडिया जलसे की क्योंकि आप कवरेज भी कर रहे थे, कैसा जलसा देखा? मलिक अहमद खान का जो है, मलिक साहब का हल्का जो है वो काफ़ी वहाँ पे लोग भी मौजूद थे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बड़े पुरजोश रहे, खिताब भी किया, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आकर मुल्क की तकदीर को बदल देंगे। जी बिल्कुल, मैं खुडिया जलसे में मौजूद था और एक बड़ा जलसा था और मैं चूंकि जब वहाँ पर पहुंचा तो उस वक्त काफिले वहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे थे। अच्छा। तो वज़ीर आज़म साहब ने कल तकरीर भी काफ़ी लंबी की और एक जो हमने तजर्बा 24-25 सालों में सीखा है, जब लीडर अपनी स्पीच को लंबा कर देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसे बहुत मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। क्राउड भी काफी था, क्राउड बहुत ज्यादा, जाहिर है अगर क्राउड कम हो तो फिर लीडर अपनी तकरीर मुख्तसर कर लेता। ये क्राउड का इतराफ इस तरह हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि क्राउड को देखकर, हजूम को देखकर, बड़े जलसे को देखकर वो इतने खुश थे कि उनका कहना था कि देखिए कि आज खुडिया के अंदर, कसूर के अंदर ये अवाम का हजूम देखकर और जलसा देखकर मुझे मेरी जो 16 माह की थकन है वो दूर हो गई है कि नून लीग ने इतना बड़ा जो है यहाँ वही बात कर रहा था। जो लीडर की तकरीर जब लंबी हो जाती है ना, जब वो पुरजोश अंदाज में अपने सारा विजन रखता है, इसका मतलब है कि वो खुश है, क्राउड उसके सामने होता है। देखिए लीडर ने अपना मैसेज देना होता है और कल मलिक अहमद खान साहब की अपनी पेनिट्रेशन बहुत है, वो
और हल्के में हमेशा सक्सेसफुल शो करते हैं, राब्ते में रहते हैं। जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जलसा किया था, आपको याद होगा, तो वो भी बहुत डिस्कस हुआ था और कामयाब तरीन जलसा था। मैंने जो कल जायजा लिया और मैंने जो कल देखा, उस जलसे से ये कल वाला जलसा और कामयाब था। सही, आप यकीन करें कि इतने लोग थे कि शहबाज साहब की स्पीच लंबी हुई और फिर उन्होंने अपनी सारी चीजें रखी कि, और उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि ये तो मैं हूं, जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो फिर तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। तो उन्होंने अपना मैसेज दिया। और ऐसे वक्त में जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, जब हुकूमत अब घर जाने वाली है और उसने एक निगरान सेटअप लेके आना है, ऐसे वक्त में इतना बड़ा जलसा यकीनन एक मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी होप भी है आने वाले इलेक्शन के लिए। लेकिन उल्फत साहब, ये जलसा यकीनन पहले जलसे से बड़ा था, लेकिन इस जलसे का में जो वजीर आजम पाकिस्तान की जो तकरीर थी, उसका महवर जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि कल उल्फत साहब उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आकर मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। देखें, मुस्लिम लीग नून का मरकज व महवर, उनकी सियासत का मरकज व महवर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन लीडर नवाज शरीफ साहब हैं और ये शहबाज शरीफ साहब का बड़ापन कहें, अपने बड़े भाई का एहतराम कहें, उन्हें बहुत ऑफर्स दी जा चुकी, मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक। खालिद साहब मेरी बात की रिवायत देंगे, जी। हर बार मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को अपने भाई से अलग करने की मुशर्रफ ने खुद इस चीज को तस्लीम किया। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत कमिटेड, अपने भाई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जाहिर है नवाज शरीफ साहब भी अपने बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह, छोटे भाई उनके, तो जाहिर है लीडर मियां नवाज शरीफ साहब है, ये सारे तस्लीम करते हैं। वोट बैंक मियां नवाज शरीफ साहब का है, बाकी सारे उनके वर्कर हैं। और जब लीडर पाकिस्तान में आएंगे, और इस बात के इम्कान भी हैं कि जैसे भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तो आप और हमारी मसरूफियात और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का एक पिछले कई दहाइयों से लाहौर मरकज है, पंजाब मरकज है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो यकीनन एक नई सियासत का आगाज होगा, एक नए रंग ढंग से चीजें आगे निकलेंगी। तो शहबाज शरीफ साहब उसी की कैंपेन कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब यही लोगों को बता रहे हैं कि मैं वर्कर हूं नवाज शरीफ साहब का, तो मेरी ये कारकर्दगी है। मैं आज खुडिया के अवाम के लिए यहाँ पर मोटरवे लेके आया हूँ, वहाँ पर कॉलेज की बात हुई, वहाँ पर दानिश स्कूल की भी बात, वहाँ पर वादा किया गया है। तो यकीनन इससे बहुत तरक्की आएगी। ये हमारा बॉर्डर एरिया है, कसूर की हमारी जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर भी तरक्की होगी। और यकीनन जहाँ से ये सड़कों का आगाज होता है, जब लोगों की आमदोरफ्त की सहूलत ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ पर तरक्की का अमल भी तेज़ होता है, लोगों के पास रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा होते हैं। तो कल का जलसा शहबाज शरीफ साहब का कई हवालों से, सियासी तौर पर भी और कसूर के अवाम के लिए, कसूर बहावल नगर के अवाम के लिए बहुत फायदे, और आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत खुशखबरियां सारे मंसूबे। खुशखबरियां सुनाएगा। अहमद, क्या कहेंगे, कसूर बहावल नगर अब मोटरवे बनेगा और मोटरवे का जो है इफ्तिताह कर दिया, तो इसको कैसे देख रहे हैं इस मोटरवे को? बहुत शुक्रिया उमर साहब। 260 के किलोमीटर के करीब जो कल इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, वो खासे पुरजोश भी थे और बड़ी खुश भी थे। जारी बात है कि अवाम का एक जमे गफ़ीर था जिसको देखकर वो खुश भी हो रहे थे, महसूस भी हो रहे थे। और देखिए, मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा तो रहा है कि वो जब भी हुकूमत में आते हैं तो वो उनकी एक लंबी प्रोग्रेस होती है काम करने की, और दिन रात। और इस दफा अगरचे 1.25 साल ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद प्रोजेक्ट्स, आप एक एक दिन देख लें। मैं कहता हूँ कि आप एक एक घड़ी चेक कर लें, एक एक मिनट चेक कर लें। मैं पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल खादमे पाकिस्तान बनकर दिखाया। और इन 16 महीनों में एक मिनट भी ऐसा नहीं जो उन्होंने ज़ाया किया हो। अगर मुल्क के जो बैरूनी हालात ख़राब से पूरी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात थे वो ख़राब थे, वो दुनिया के साथ जाके बेहतर किए। इकानमी के हालात ख़राब थे, वो जाके बेहतर किए। मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया। मुल्क के जो अंदरूनी हालात ख़राब थे, सियासी तौर पर उनको बेहतर किया। सैलाब आया, खुद बाहर चले गए, लोगों के जाकर उनसे लोगों से मुलाकातें की, बात की। मोटरवेज बन रही हैं, दानिश स्कूल बन रहे हैं, आपके सामने नौजवानों को लैपटॉप दिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा अच्छा कदम रखा और उसमें वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी मनसूबा उठाएंगे, जो जिसके ऊपर भी आप बात करना चाहेंगे, उसमें आपको मोहर सख्त होती दिखाई देगी। और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा जो बेहतर काम उनका मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है वो ये कि उन्होंने कौम को तकसीम नहीं होने दिया, उन्होंने कौम को इकट्ठा किया। और मुल्क के जो तूल अर्स में जितनी सियासी पार्टीज थी, सबको एक पेज पे बिठाया, नेशनल गवर्नमेंट करके दिखाया। कल जो है, जिस तरह मोटरवे का हम जिक्र कर रहे हैं, कल PKI का भी उन्होंने, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का भी विजिट किया उन्होंने। अच्छा, देखिए, जिस तरह रिसर्च सेंटर का भी किया गया, ये कितने वो यानी कि शौक से और कितने लगन से, ये उनकी शबाना रोज मेहनत का जो है वो ये सिला है ये कौम के लिए। और उनकी जब वो स्पीच होती है, जो उनकी जो बात होती है, वो दिल पर बड़ी असर करती है।
और ये मुस्लिम लीग नून के लिए जलसा भी बड़ा एक अहम नौयत का ये जलसा था, जिसने बड़ी चीज़ें क्लियर भी कर दी कि अवाम आज भी जो है वो मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। जो हॉस्पिटल की वो बात कर रहे थे, ये एक हॉस्पिटल नहीं है, 50 के करीब अस्पताल जो है वो पिछली गवर्नमेंट बनाए गए, जो बहावलपुर तक जो हॉस्पिटल बनाए गए, यहाँ पर भी लाहौर से लेकर पंजाब। लेकिन पीकेएलए की जब हम बात करते हैं तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बना है और इसमें जिगर का और लोगों को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना पड़ता था। हिंदुस्तान में आपको जाना पड़ता था, जब आप जिगर का और गुर्दों के लिए जाना पड़ता था और उसमें अखराजात आपके सामने बड़े ज्यादा होते। अब देखिए आप लाहौर आपकी यानी कि चारों तरफ आप मोटरवेज है लाहौर पहुंचने के लिए, आसानी से लोग यहाँ पर अपने मुल्क में इलाज करवाएंगे। ये काम मैं कहता हूँ कि लगन से होते हैं और एक एक पल जो है उन्होंने जाया नहीं किया। अगर दानिश स्कूल बनाए तो दानिशमंदी से बनाए, आशियाना दिया मुल्क को तो पूरी दलेरी के साथ दिया है। लोग तक ये तक होता था कि 2 रुपए की रोटी तक लोगों को मिलती रही है, चीनी मिलती रही, सस्ती गैस मिलती रही, अद्वियात मिलती रही। अगर आरटीएस सिस्टम को बैठाकर 2018 का इलेक्शन ना करवाया जाता, मुल्क कभी अंधेरों की तरफ नहीं जा सकता था। वो तसलसल रहना चाहिए था जो 2013 से 2017-18 तक रहा था, जो आपका ग्रोथ रेट था, जो आपकी इकानमी थी, जो आपके इंडिकेटर थे, जो दुनिया आपका एहतराम कर रही थी। ये 30 अरब डॉलर का मनसूबा मियां नवाज शरीफ का मनसूबा था कि वो चाइना आपके साथ आकर सी पैक के ऊपर काम करना चाह रहा था। तो 3.5-4 सालों में इस मुल्क को बल्कि अंधेरों में धकेल दिया और हमने बैक यानी कि वापसी का रास्ता अख्तियार किया। अगर अपनी मंजिल पर पहुंचना है, आज भी जिस जुस्तजू से ये पीडीएम ने काम किया है, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम किया गया प्राइम मिनिस्टर की, आज फिर से अहद करना होगा और वादा करना होगा कि इस मुल्क के साथ अब सियासत नहीं, रियासत को बचाने के लिए मेहनत करना होगा। जी बिल्कुल। कल जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अवाम को तामीर, तखरीब और साजिश में फ़र्क बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की अगर आप सिर्फ ये जो 15-16 माह की हुकूमत है, इसका ही अगर आप मुआजना पीटीआई के पिछले दौरे हुकूमत के साथ करें या इससे बढ़कर अगर आप करना चाहें तो फिर 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत के जो मनसूबा जात थे उनके साथ अगर मुआजना किया जाए तो आपको नज़र आएगा कि पीटीआई का जो दौरे हुकूमत था 4 साल के दौरान आपको पूरे मुल्क के अंदर पंजाब समेत, केपी समेत किसी जगह पर भी कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा। सही। और अगर आप नून लीग के दौरे हुकूमत पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको मेगा प्रोजेक्ट नजर आएंगे। आपको इसी लाहौर शहर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा नजर आएगा। जनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं, मुल्तान में पंजाब की अगर आप करें, देखिए कि वहां पर जिस तरह हम पीकेएलआई लाहौर की बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जो इस मुजफ्फरगढ़ में एशिया का सबसे मेयारी एक हॉस्पिटल जो है वो तमीर किया गया है। इसी तर्ज पर जो है वो साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में तैयब उर्दवान हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो सहूलियात हैं वहाँ पर जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनको मरीज़ों के इलाज मुआवजे के लिए दस्तियाब हैं। और वहाँ पर ना सिर्फ साउथ पंजाब के जो लोग हैं मरीज़ हैं वो इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान से भी जो मरीज़ हैं वहाँ अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में रजू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मुल्तान के अंदर, रहीम यार खां के अंदर, बहावलपुर के अंदर और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर जो पहले से कायम हॉस्पिटल हैं उनको भी जो है वो नून लीग के दौरे हुकूमत में अपग्रेड किया गया। और इसी तरह अगर लाहौर के अंदर मेट्रो बस मनसूबा जो है वो मुकम्मल किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला के दौर में, तो उसी तरह फिर मुल्तान में भी मेट्रो बस मनसूबा लाया गया और उसी तरह फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस का मनसूबा जो है वो लाया गया। खालिद साहब, पेमरा का नया कानून और जो सहाफ़ियों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ जिसे कहते हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पेमरा का जो नया तरमीमी आर्डिनेंस का जो तरमीमी बिल जो है 2023 कौमी असम्बली ने मंजूर किया है जी। इस बिल में अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, जो मीडिया है, उनके कारकुनान के जो हकूक़ हैं उनकी ज़मानत दी गई है। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो उसमें जो अखबारात के जो कारकुनान थे उनके लिए जो है उनको तनख्वाहों की अदायगी के लिए, उनके वाजबात की अदायगी के लिए ITNE का एक अदारा पहले 2 माह का भी उन्होंने काम कर रहा था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वो ITNE का अदारा मौजूद था। फिर भी जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई तो उस वक्त भी अखबारात के अंदर और मीडिया के दीगर अदारों के अंदर, TV चैनल्स के अंदर
जो है 15-15, 20-20 माह की तनख्वाहों की अदायगी का मामला था। तो हमारी वज़ीर इत्तलात मुहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की कोशिशों से इस हवाले से जो है 12 करोड़ रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए और मुलाजमीन को अदायगियाँ की गई। ये जो नया बिल लाया गया है पैमरा का, इस बिल की तैयारी में भी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्माद में लिया गया, और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी मीडिया की, जिसमें तमाम मीडिया से मुतल्लिका जो तंजीमें थी उनकी इनपुट के मुताबिक इसको तैयार किया गया। और ख़ास तौर पर इसमें जो बात आप कर रहे हैं कि अब इसमें जो है वो चेयरमैन पैमरा की बजाय और अथॉरिटी की बजाय काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है उसको एम्पावर किया गया है। और अब जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो मुलाजमीन हैं, कारकुनान हैं, उनकी जो वाजबात हैं उनकी अदायगी 2 माह तक अंदर करने के वो पाबंद हो गए। और इसी तरह अगर किसी मुलाजम को कोई शिकायत होगी तो वो बराह रास्त काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जो है वो रजू कर सकते। बिल्कुल ठीक है। उल्फत मुगल साहब क्या कहेंगे बतौर जर्नलिस्ट, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की काविशों की वजह से ये पैमरा का जो नया कानून आया है, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। बहुत अच्छा बिल है उमर भाई, और हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो इस पे एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन वो तजावीज़ अच्छा काम होता है तजावीज़ नहीं दे रहे। असल जब भी कोई अच्छा काम होता है खालिद साहब हमेशा वो कुछ दोस्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजमूई तौर पर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने खैर मकदम किया है। उन दोस्तों का ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी तनख्वाह लेट हो गई है, उन दोस्तों का ये इशू नहीं है। देखिए जो अखबारात के दोस्त है उमर साहब, साल हर साल से उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। सही, कोई तो हमारी आवाज बुलंद करने वाला। बिजनेस गवर्नमेंट से बिजनेस ले लें, ये ABC अप्रूव्ड है, इनको वफाक के और सूबों के इश्तिहारात मिल जाते हैं जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, लेकिन ये अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते। वो जो अखबारात के सहाफ़ी हैं, टेलीविजन के सहाफ़ी भी, कुछ चैनल्स हैं जो प्राइवेट चैनल्स हैं, मसलन जो बड़े चैनल्स हैं, उनके अलावा बाकी चैनल्स के जो जर्नलिस्ट है उनको मसाइल और मुश्किलात का सामना है। इसमें यही बात की उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा सर, उसमें यही बात है, मेरे रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मैं लोगों अपना फर्ज अदा नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। अगर मेरे घर में रोटी नहीं होगी तो मैं खबर के पीछे नहीं जा सकूंगा। तो इसमें बिल में यही कहा गया कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने अपने मुलाजमीन, अपने वर्कर्स को तनख्वाहें देना होगी। अगर आप तनख्वाहें नहीं देंगे तो फिर आपके इश्तिहारात रोक लिए जाएंगे। एक तो ये किया गया है कि एक तो इश्तिहारात जो हैं और मिनिमम वेज जो है उसको जो है वो मशरूत कर दिया गया है, और दूसरा जो अदायगियां बर वक्त नहीं करेंगे उनको फिर फाइन भी हो सकता है। और दूसरा ये बिल मुझे क्रेडिबल बना रहा है सर। मेरी खबर बतौर एक कारकुन, जर्नलिस्ट, सहाफी, एक बतौर सहाफी आपको मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। मुझे ये बिल मोतबर बना रहा है कि मेरे मुंह से निकले अल्फाज इतने मोतबर हैं कि अगर मेरी एक भी लफ्ज गलत हो तो मुझे उसको कोई चैलेंज कर सकता है। तो मुझे तो मोतबर बनना है ना कि मेरी खबर की सच्चाई इतनी है कि मैं जो बयान कर रहा हूँ, क्यों खालिद साहब, कि वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। तो जाहिर है हमने अपने नए तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ना है। हमारे जिन साफी हम तो उल्फत साहब इस प्रैक्टिस के शुरू से आदी हैं कि जो किसी के बारे में हम खबर देंगे उसके साथ क्रेडिबल होनी चाहिए भी देंगे। मौक़िफ़ के बगैर तो हम पहले ही कोई खबर जो है देते ही नहीं। और ये सहाफ़ी असूल है। हमारे यहाँ कल्चर चल निकला है ज़राए से, तो हमें उस ज़राए से थोड़ा सा बाहर निकल के क्रेडिबिलिटी की जानिब आना चाहिए। हम जिसके हवाले से भी खबर दे रहे हैं उसका मौक़िफ़ देना ये जर्नलिज्म का बुनियादी उसूल है कि आप जो भी खबर दे रहे हैं किसी के खिलाफ है, किसी के हक में है, अगर किसी के खिलाफ मौक़िफ़ दे दें, मौक़िफ़ लें। बिल्कुल ठीक। जो भी बात करे आप ये आपका फर्ज है कि आप उसका मौक़िफ़ लेके उसके बाद खबर शाया करें। तो मेरे ख्याल में हमारे जिन दोस्तों को इस पर एतराज है वो अपनी सिफारिशात दें। जब हुकूमत कह रही है या तो आपकी बात सुनी ना जाए, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट सेल में हमारे अपने जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इसका हिस्सा होंगे। बिल्कुल सही। मुझे अपील का राइट होगा। कोई हुकूमती और सियासी रुकन उसमें नहीं होगा। तो देखें ना, अगर वहां पे खालिद साहब या उल्फत साहब या हमारे सीनियर सहाफ़ी बैठे होंगे तो आसानी होती है बातचीत कर, और वो तो बेहतर अंदाज में मसाइल को जानते हैं, बेहतर अंदाज में जानते हैं, फिर उनको पता है कि खबर क्या है, तो ये क्रेडिट तो खबर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, तो एक जर्नलिस्ट बेहतर अंदाज में जानता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बिल में आगे बढ़कर
मरियम औरंगजेब साहबा की मेहरबानी कि वो हम जर्नलिस्टों के लिए ये काम कर रहे हैं, मुझे उससे आगे बढ़कर उनकी हेल्प करनी चाहिए कि ये चीजें शामिल करें। अगर किसी कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट ये अप्रिशिएट तो हमारे मफाद का, सहाफियों के मफाद का बिल है और सहाफियों की एम्पावरमेंट का बिल है, सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। तो इसलिए जो है तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी को इसका बढ़ चढ़ कर जो है इसकी हमायत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं एक साल से ज़ायद की गवर्नमेंट को, पीडीएम की? एक साल की जो गवर्नमेंट है तसल्ली बख्श है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ गई है। एक उसने हुकूमत ने ज़राअत में कोशिश की है बेहतरी लाने की, हुकूमत ने चार्टर ऑफ इकानमी जो किया है आपस में मिलकर, सारी रियासत ने जो अपना एक रोल प्ले किया है वो बड़ा अच्छा है। उसमें मीडिया ने जो तजावीज़ दी हैं वो बड़ी अच्छी हैं। हुकूमत ने जो सब कुछ साथ लेकर चली हैं, जो उसमें अस्करी क़यादत है, जो उसका रोल है वो बड़ा बेहतरीन रोल है। यानी कि आप ये समझ लें कि जिस तरह वो कहा ना कि रोशनी की तरफ जो कदम है वो रख दिया गया है और अंधेरे जो हैं वो छट रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं उसमें, और ये हुकूमत जो है इसने एक लाइन लेंथ को वाज़ह कर दिया है। अब आने वाली हुकूमतों के ऊपर मुनसर है, जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आती है, उसे सबसे पहले ये चाहिए कि अपोजिशन को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। जो अपोजिशन भी हो, जो हुकूमत भी हो, सबको मिल बैठकर इलेक्शन के फौरी बाद सिर्फ ये सोचना होगा कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर कैसे जाना। 25 करोड़ से जायद का ये मुल्क हो गया है, 5वें 6ठे नंबर के ऊपर हमारी आबादी है दुनिया में, 5वें नंबर पे पाकिस्तान आबादी के लिहाज से लेकिन हमें फिर से वही स्टॉक एक्सचेंज चाहिए जो बरियाज़ एशिया की पहले नंबर पर जा रही थी। हमें दुनिया की जो है वो दूसरी तीसरी इकानमी पावर भी बनना चाहिए, जिस तरह हम एटॉमिक पावर बने थे। इसके लिए तो हम सबको जहां से ताल्लुक रखते हैं, सबको मेहनत करना होगी, सबको एक पेज पर आना होगा। यानी कि सिर्फ रियासत बचानी थी, बच गई, डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया, अब तरक्की की तरफ आगे बढ़ना है। जो मेहनत से, लगन से, शौक से, नजरिए से, एक पूरी तगोदो से, तन दही से काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो पीडीएम की हुकूमत ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, ये तरीका सबसे बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की तारीख की। ये पहली गवर्नमेंट है जो नेशनल गवर्नमेंट, मैं जिसे कहता हूँ कि जिन्होंने तमाम मसाइल का हल जो है वो एक शख्स ने नहीं किया, बल्कि सब ने मिल बैठकर हल का तलाश ढूंढा है। देखिए कराची के लिए आपने अरबों रुपए दिए प्राइम मिनिस्टर ने जाकर, मर्दमशुमारी का इशू अगर एक एमक्यूएम की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से आया, उसको हल करने की कोशिश की। जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जितनी पार्टीज के, सबको मिल बैठकर हल किया गया और एक ये तयन कर लिया गया कि मुल्क को आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वड़ाइच आपका भी। नाज़रीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मकसूद चुगताई स्काउट लीडर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क़याम पाकिस्तान के वक्त स्काउट्स के किरदार के हवाले से बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है स्काउट लीडर मकसूद अहमद चुगताई साहब। मकसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त देने का। मकसूद साहब, क़याम पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी भी मनाते हैं और पूरा महीना ही जो है वो हमें एक क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक किस तरीके से पाकिस्तान बना, वो सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मसाइब के बाद, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क वजूद में आया। स्काउट्स का क्या किरदार था? जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। असल में जब पाकिस्तान बना तो उसमें बहुत बड़े बड़े काबरीन जैसे बाबा साफ़, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, अल्लामा इक़बाल जिनका ख्वाब था, बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया। और ये तकरीबन यानी कि बंगाल से लेकर ना कलकत्ता तक तमाम लोग इसमें शामिल हुए। तो बॉय स्काउट का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। छोटी सी मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि 1935 में अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था, तो कोयटे में जलजला आ गया था। तो पूरे बड़े सगीर से बहुत होलनाक जलजला था, वहाँ पे पहुँचे थे और जाके मदद की थी। इस तरह 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसको पुराना मिंटो पार्क है, जो इकबाल पार्क है, तो वहाँ पे वसाइल नहीं थे, लोग बड़ी दूर दराज से आए थे, यानी कि बंगाल, कलकत्ता, दूर दराज के इलाकों से आए। और उस वक्त ये सहूलियात भी नहीं थी। तो बॉय स्काउट ने अपने जो रवायती है मेहमान नवाजी, उसका मुजाहरा किया और बाल्टियाँ भर भर के खुद उठा के लेके आए और लोगों को पानी पिलाया। स्काउट्स ने, बॉय स्काउट ने, और गर्ल्स गाइड और गर्ल्स स्काउट्स ने भी। तो इसके साथ जब 1947 में महाजर कैंप बना, जब महाजरीन आके वाल्टर में पड़ाव डाला, तो उस वक्त भी वसाइल नहीं थे। तो वहाँ पे उन्होंने बकायदा जो है ना वहाँ पे यानी कि महाजरीन की मदद की। उनका सामान, उनके पास कोई वसाइल नहीं थे। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि जो महाजरीन आए थे तो उनके पास बर्तन नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये अब चावल है और ये सालन है, तो कहाँ पे अब कैसे आपको कोई बर्तन दे हम दें? उन्होंने कहा ये बाल्टी पड़ी है तो इसमें डाल दो। उन्होंने बाल्टी में डाल दिया। इस तरह उसी में मैगजीन में मैंने पढ़ा कि एक आदमी था, वो मुल्तान जाना चाहता था, एक रावलपिंडी जाना चाहता था। उन्हें पता नहीं था कि इनकी डायरेक्शन कौन सी है, दोनों एक ही ट्रेन में बैठ गए। अच्छा। तो अब ना बॉय स्काउट के जो महाजर कैंप के वाले से बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमें ये इसका ना बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो बॉय स्काउट को इसकी ट्रेनिंग देती है और वो इनमें जज्बा इंसानियत पैदा होता है। सही। तो जो बॉय स्काउट की तहरीक 1907 में बने। तो 1907 में लॉर्ड बैटन पावल तहरीक का बानी था। वो अंग्रेज़ फौज के बहुत बड़े ओहदे पे था, लेफ्टिनेंट जनरल था। वो दूलू कबीला अफ्रीका में वो जंग लड़ रहा था। उसके फौजी तो ना मुहासरे में आ गए। तो उसने एक दिन एक बाजार से गुजरा था, उसने देखा चंद बच्चे खेल रहे हैं। उसने सोचा जो काम उसके फौजी नहीं ना कर सकते तो बच्चे कर सकते हैं। उसने सुराग रसानी के वाले से उनको पैगाम भेजा, तो बच्चों ने काम बखूबी सर अंजाम दिया। उसके नतीजे में उसको कमक मिली। उसके फौजी बड़ी बहादुरी से लड़े। जब बहादुरी से लड़े तो उनको फतह याब हुए। जब वो जंग जीत कर वापस इंग्लैंड पहुंचा, उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उसके जहन में आया कि ये जो बच्चे हैं, अगर ये जंग के ज़माने में काम कर सकते हैं तो ये अमन के काम में भी कर सकते हैं। जो स्काउटिंग है, ये दुनिया की नौजवानों की मकबूल तरीन तंजीम है। 200 मुल्कों में 10 करोड़ से ज़्यादा बॉय स्काउट, गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स हैं। पाकिस्तान में कितने इस वक्त? पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा है। सही। और उसके बाद ये था कि उसने फिर हमारी जो अगराज़ मकासद है उसमें है कोप में हमारी हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रानी। चुगताई साहब, ये बताएं कि क़याम पाकिस्तान में भी स्काउट्स का एक बड़ा अहम किरदार था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने स्काउट्स के बारे में जो खिदमात उनको किस तरह सराहा? हाँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पसंद किया। मैं ये बताने जा रहा था कि वाल्टन में जो हमें ये देखना पड़ेगा कि महाजर कैंप का वो हमारे पास एक ऐसे वसाइल मौजूद थे जहाँ पे महाजर आके ठहरे। तो 1922 से लेकर ना 1900 ये पंजाब बॉय स्काउट बना था 1912 में। तो 1922 से लेकर 1940 तक वहाँ पे बिल्डिंग बनी, बैरक्स बनी, वहाँ पे स्विमिंग पूल का इफ्तिताह 12 मार्च 1937 को लॉर्ड बैटन पावल ने खुद किया। उसका नतीजा ये निकला कि जब पाकिस्तान बना तो नवाब ममदूर ने हमारे सेक्रेटरी पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन को फ़ोन किया। उनको कहा जी कुछ महाजरीन एक ट्रेन आ रही है तो आपने इनको संभालना है। तो मुस्लिम लीग के रज़ाकारों और बॉय स्काउट और गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स ने वहाँ पे तकरीबन 2 साल तक उन महाजरों को काम क्यों किया। ये 2 जगह थी जी 2 साल तक। वो यहाँ सर यंग डगलस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनको ये क्रेडिट जाता कि उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इकट्ठी की, बैरक्स बनाना, बिल्डिंग बनाना। ये 43 एकड़ जगह जो वाल्टन में मौजूद है। जी जी। और सर वाल्टन जो है उन्होंने ये ज़मीन सबसे पहले दी थी 5
एकड़। उन्होंने कहा ये आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर में ना नहीं, बाहर आए। उसको ये दूर दराज का इलाका समझा जाता है, लोग ट्रेन पे जाते थे। तो सर जंग डगलस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी जेब से 1000 डाला। इस तरह नवाब सादक बहालपुर उन्होंने 1000 डाला। इस तरह बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूशन की, जिसमें इंडिया के लोग, अमृतसर, दूसरी जगह के लोग भी थे जिन्होंने पैसे डाले। तो इस तरह महाजिर बॉयज कोड ने वहाँ पे एक ऐसी मिसाल की जो आज तक याद रखी जाती है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी जो है वो स्काउट्स के किरदार को काफ़ी सराहा। जी, वो खुद वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बॉयज़ को काम कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा अपडेटेड वूमेन जिनकी असमत दरी की गई, जो वहाँ पर पहुँच उनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद वो एक किचन से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेट रिफ्यूजी वर्क देमसेल्फ, ये जो महाजरीन अपना काम खुद करें। जब ये काम खुद करेंगे वो अपने आप को मेहमान ना समझे, अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। सही। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इस वक्त अगर हम स्काउट्स के हवाले से बात करें, जो आप कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़ायद अभी भी स्काउट्स हैं, इनकी बाकायदा प्रॉपर पहले ट्रेनिंग होती है? जी, इस तरह हमें ना हमारा बेसिक यूनिट लीडर कोर्स होता है, एडवांस यूनिट लीडर कोर्स होता है, उसको वुड बैच भी कहते हैं। फिर ALT होता है, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, एक होता है ट्रेनर्स का। इस तरह हम ना बॉयज़ कोड को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी डिफरेंट होती है। एक होता है शाहीन स्कोट। जो शाहीन स्कोट है वो कायदे आज़म के अल्लामा इकबाल का जो शाहीन है उसके कंसेप्ट से है। वो 11 साल से 7 साल से 11 साल तक है। 11 से फिर 19 साल तक जो होता है वो बॉयज़ कोड होते हैं, और 19 से 24 साल फिर रोबर्ट्स कोड होते हैं, और फिर 25 साल के बाद स्कोड लीडर होते हैं। तो इस तरह उन्होंने जो मुख्तलिफ जो है ना हिसाब से तकसीम किया है उम्र के लिहाज से, क्योंकि उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होती हैं। तो उसमें हम तकरीरी मुकाबले सीखते हैं, ज़लज़ला ज़दगान की मदद करते हैं, आफत ज़दगान की मदद करते हैं, सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें गैजेट वर्क होता है, पायनियरिंग होती है। इसका मकसद ये है, स्काउटिंग मीन साइंस ऑफ आउटिंग, कि अब शहर से बाहर जाएँ और कुदरत का मुशाहदा करें। जब बच्चे 10, 20, 40 जंगल में जाते हैं और कैंप लगाते हैं तो उनको वहाँ पे डर खौफ होता है। तो एक आयत करीम है कि अल्लाह ताला पहले डर डालता है, और जब वो फिजिकली वहाँ पे जाते हैं फिर उनको उसकी चीज़ की ट्रेनिंग ये थे, अपने कैंप कैसे लगाना है, अपना गैजेट वर्क और होमवर्क कैसे करना है, प्रॉपर उनको गाइडेंस। यहाँ की मेज़ कुर्सी नहीं होगी, अपनी मेज़ कुर्सी खुद तैयार करनी है, खाना खुद पकाना है। ऐसा वो सारी चीज़ 8 दिन गुजारते हैं, तो वैसे ही उनको ट्रेनिंग मिलती है। अगर कोई जंगली जानवर है तो उससे कैसे बचना है। आपको सुन के हैरत होगी, खुशी होगी, रात के वक्त तो आग जलाते हैं जंगली जानवर से बचने के लिए, और दिन के टाइम जानवर को टॉर्च दिखा देते हैं, तो फिर वो जानवर हमला नहीं करते। दिन के वक्त जो है वो किस तरीके से बचते हैं? रात को तो जो है वो लकड़ी जलाई जाती है, रोशनी से ना जंगली जानवर डरता है। ठीक है। और दिन के टाइम को टॉर्च दिखाई जाती है, तो टॉर्च से उसकी आंखों पे पड़ती है ना टॉर्च, तो फिर उस रोशनी की तरफ नहीं जाता जंगली जानवर। तो ये बचत का बेहतरीन तरीकाकार होता है। सही। इस तरह आप रात को स्टे करना है, वहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, जंगल में जो है ना दूर दराज इलाके में जी, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि अपने कैंप के इर्द गिर्द जो टहनी है ना वो इकट्ठी करनी है कांटों वाली, ताकि सांप उनसे ना गुजरे। और अगर ज़्यादा दिन का कैंप है, ये ना आर्मी में भी यही उसूल है, तो वो 1 फुट का नीचे गहरा, फिर दोबारा 1 फुट, फिर आगे बढ़ता है, फिर 1 फुट ऊपर आता है। ये सांप जो है इसको क्रॉस नहीं कर सकता ना, वो 1 फुट यानी 1 फुट अगर कोई खोद दिया जाए जगह और उसके बाद दोबारा कर दी जाए तो उसको सांप क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ जी, वो सांप उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक पक्का फार्मूला है, और आर्मी में भी इसी उसूल के मुताबिक किया जाता है, क्योंकि आर्मी की अक्सर जंगल में जो है ना वो कैंप होते हैं, तो फिर उनको वो मुश्किल तौर पर होते हैं, तो यहाँ पे ये लाजमी ये किया जाता है। ठीक है, सही। अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी टिप्स मतलब वैसे भी जर्नल दिए कि जानवर पर अगर लाइट जो है वो दिन के वक्त भी जलाई टॉर्च वगैरह से, तो वो आप पे हमला नहीं करेगा। जी जी एग्जैक्टली। किस तरीके से देख रहे हैं स्काउट्स को के किरदार को इस वक्त मौजूदा दौर में? हाँ, ये देखिए इंसान का ना तालीम और तरबियत की बड़ी अहमियत है। सही। हम लोग सिर्फ डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, कभी हमने अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें चाहिए, देखें 5 नंबर कम आ गए, डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, वो आपका ठीक है, हो सकता है वो आगे जाके फिर मुश्किलात पेश हों, कोई जॉब ना मिले, कोई बिजनेस ना चले आगे, तो फिर भी रिस्क है। लेकिन अच्छा इंसान बनना, और जो स्काउटिंग की जितनी चीज़ें हैं वो सारी इस्लाम से मिलती जुलती हैं। दूसरों की मदद करना, ये जो मैंने बैज लगाया हुआ है इसको कहते हैं ब्रदरहुड, इसको आलमी भाईचारा के नाम से। ठीक है। ये सारे बैजेस का कुछ ना कुछ मतलब है जी। इसका मतलब ये होता है कि हम ना दूसरों की मदद करें, कोई बंदा परेशान है, कहीं गिर गया तो हम उसकी मदद करने। और वैसे भी फिर हमारे होता है एक स्काउटिंग वेलकम।
स्काउटिंग वेलकम मीन्स मिसाल के तौर पर पीटी स्टेशन यहाँ पे भी है, पेशावर में भी है, कराची में भी है, किसी और मुल्क में भी है। तो जो ही हम अपना तारुफ कराते हैं तो वो हम कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर चाय का टाइम है वो चाय आके रख देते हैं, और अगर खाने का टाइम है तो खाने में रख देते हैं। और अगर वो पूछते भाई आपने कहाँ ठहरना है, तो कहता है जी मैं अभी देख रहा हूँ होटल। वो कहते हैं भाई हमारे पास दफ्तर में भी गुंजाइश है, यहाँ पे एयर कंडीशन लगा है, रात को आप स्टे कर सकते हैं, हमारा हॉस्टल भी है तो वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं, वो बड़ा कम खर्च। तो इस तरीके से दे से स्काउटिंग वेलकम कि अगर उनके पास वसाइल हैं तो आपको अकोमोडेट करेंगे, अगर वसाइल नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 में दर्जनों के हिसाब से मुल्क देखे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ना 2 असूल हैं, स्काउट इज एडवेंचरर, स्काउट इज रिसोर्सफुल। जो स्काउट जो होता है वो मुहिम जो होता है, और स्काउट जो होता है किफायतशार होता है। तो हम किफायतशारी से चलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी जो ट्रेनिंग का हिस्सा है ना, 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे होता है। तो यहाँ गरी शाहू रेलवे स्कूल से रहना लेकर तो चलो पार्क तक 15-16 किलोमीटर है। तो वो हम कुछ 600 बच्चे यूनिफॉर्म में पैदल जाते हैं। तो जब ये ट्रेनिंग मिलती है वो बच्चों के लिए 15-20 किलोमीटर चलना मामूली बात होती है। अभी ये कुछ अर्सा पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे बड़ी खूबसूरत भोपाल की जगह है, तो उन्होंने कहा जी आपने 10 दिन में ना तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर चलना है। तो मैंने हिसाब लगाया कि रोजाना 15 से 20 किलोमीटर चलना है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इसमें ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, कैंपिंग है। तो वो चीज़ें इंसान की जो सर्वाइवल है वो ज़रूरी है। हम घर में बैठ के शहर में रह के बच्चा पढ़ रहा है, मम्मी पानी पिला दें, अम्मी जब उठती है पानी पिला दें। जिस तरीके से आप बात करें कि आप जो मुख्तलिफ एज के साथ इनकी ट्रेनिंग होती है, तो कोई एज लिमिट भी है? क्योंकि जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि 11 से 14 साल, फिर 18 साल की एज में, कोई 22 साल की एज लिमिट भी है स्काउट्स में? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो ही स्कूल खत्म होता है तो फिर खत्म होता है। मैं भी यही समझता था। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं जब स्कूल में मैट्रिक किया था 73 में, 89 में मैं कगान नारायण और झील साहब मुल्क जा रहा था। तो हमारे ना एक है अलजम बॉयज कोर्ट, अलजम एक तो वैसे ही वो डेफ एंड डम ब्लाइंड्स के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी जो ओपन ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप पहले भी स्काउट है तो दोबारा भी स्काउट। तो इसलिए एज लिमिट नहीं होती। जो 25 साल के बाद ना फिर वो स्काउट लीडर बन जाते हैं, फिर वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देती है। तो ये एक सर्कल चलता रहता है, और जो चीज़ें इंसान सीखता है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हमेशा कारआमद होती हैं। चाहे वो किसी ने जर्नलिज्म सीखा हो, किसी ने टीचिंग सीखा हो, किसी ने स्पोर्ट्स सीखी हो। वो ये नहीं होता कि सिर्फ 2 साल सीखा तो बात खत्म हो गई। वो इंसान की सारी ज़िंदगी वो काम आती रहती है। सही। अच्छा, आपने किताब भी लिखी है बाबे पाकिस्तान और स्काउट्स का किरदार, तो ये किताब भी बड़ी माविन है जो स्काउटिंग के हवाले से स्काउट्स बनना चाहते हैं। इसके अलावा रिसेंटली कोर्ट किताब है ये रहनुमाई स्काउट। तो बाबे पाकिस्तान का इस तरह से है कि हमारे यहाँ काजी ज़ुहुरुल हसन, वो नेशनल पहले प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे, वो नेशनल सेक्रेटरी थे। तो जिस दिन इफ्तिताह हुआ था ना 14 मार्च 1992 को, तो गुलाम हैदर वाइन साबिक वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया था। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि यहाँ पे ना बाबे पाकिस्तान बनना चाहिए। तो ये क्योंकि बॉयज़ कोर्ट की जगह है, तो हमने कोशिश की कि हमारी जो जगह है ना उसको महफूज रखा जाए। उसमें आपको जिस तरह बताया कि भाई स्विमिंग पूल का इफ्तिताह 12 मार्च 1937 को लॉर्ड बैडन पावर तहरीक के बानी ने किया, सर जंग डगलस चीफ जस्टिस ने किया। वहाँ पे एक ना 125 कमरों का एक हॉस्टल भी है। तो हमने कोशिश की कि अपना मैसेज कन्वे करें कि भाई आप बेशक बाबे पाकिस्तान बनाएं, मगर इन चीज़ों को जो पुरानी तरीही बिल्डिंग आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट की हैसियत से मैं जानता हूँ कि जो बिल्डिंग्स या ऐसी जगह जो 70 साल से पुरानी हो वो आर्कियोलॉजी का हिस्सा बन जाती हैं। तो आप इनको खुदारा ज़मीन बोस ना करें, इनको महफूज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कावी से तमाम जगह तो नहीं बचा सके, लेकिन हमने वजूद हॉस्टल जो था ना 125 कमरों का वो बचाया, वो आज भी कारआमद है। अब ये नई बिल्डिंग भी काम आ रही हैं। तो इंशाल्लाह इंसान सारी उम्र कोशिश करता रहता है। तो मेन फीचर्स के हवाले जिंदगी जो है ना, अच्छा अगर मेन फीचर्स के हवाले से अगर बात की जाए कि ये इसकी खसूसियात हैं, वो क्या बताएंगे आप? जी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफ-ए-माई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रानी, तकरीरी मुकाबला जात। मतलब मैं स्टूडेंट था, एक लड़का था, पूछते भी कौन कौन से बच्चे तकरीर करना चाहेंगे। उसमें मैं हेजिटेशन था, हमने कहीं पढ़ा था कि यार तकरीर करते हैं तो हूटिंग होती है, टांगें काम जाती हैं। वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आप उसका बिल्डअप जी वो मैं वही बताने जा रहा हूँ। इसमें होता है पेट्रोल सिस्टम। पेट्रोल सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो ये होता है कि अगर 80 बच्चे हैं ना तो 80 बच्चों को इकट्ठा नहीं करते, अगर ना 8-8 बच्चों के ग्रुप बना देते हैं। अब 8 बच्चों के ग्रुप बने, कुछ आपको पता है बड़े शरूट होते हैं, बड़े तेज़ बच्चे होते हैं। पहले उन्होंने बात की, दूसरे ने, तीसरे, चौथे ने।
5वां, 6वां, 7, 8वां हेजिटेट कर रहा है, बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो ये क्योंकि 5वें 6ठे नंबर पे आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल जी वो फिर उनको बोलना पड़ता है, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि ये अगस्त जो है वो बड़ा अहम महीना है, 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी भी मनाते, तो इस हवाले से भी कोई आगाही दी जाती है? बड़ी अहम बात आपने की, मैं बताना चाहता हूँ कि एक कायदे आज़म जो थे ना, वो पहले चीफ स्कोर थे, गर्ल गई थी, पहली चीफ गर्ल गई थी, सरफराज स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी, जिसके नाम से रफीकी रोड भी है, वो 1965 की जंग में शरीक थे। तो बहुत सारे हमले इंडिया ने किए, तो एक हमला जब वो किया तो पठानकोट का इलाका था जी। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जंगी जहाज तैयार खड़े हैं पाकिस्तान में हमला करने के लिए। उन्होंने अपने जलते हुए जहाज को उसे पठानकोट के हवाई अड्डे पे गिरा दिया। वो बचपन में बॉयज कोर्ट थे, वो शहीद हो गए, लेकिन उन्हें अमर हो गए। इतने मेजर अजीज भट्टी शहीद बचपन में बॉयज कोर्ट थे, उनको जान लिया कि BRB उनको इंडिया के नहर को 1965 में रोका, निशान हैदर भी मिला। इस तरह राशिद मिन्हाज बचपन में बॉयज कोर्ट थे, उनको भी निशान हैदर मिला। फिर दिलदार परवेज भट्टी बहुत बड़ा नाम है, वो भी बचपन में बॉयज कोर्ट थे। फिर वजीर दफा गौस अली शाह, ये फिर मोहतरमा जुबैदा जलाल, ये भी बहुत सारी यहाँ पे। ये तो आप अहम शख्सियात के नाम बता रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि क़याम पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना, ये सारी ट्रेनिंग आगाही दे रहे होते हैं आप जब ये स्काउट्स कोर्सेज करवाते हैं? जी वो इस तरह से है, हमारा मोटो जो है बॉयज कोर्ट वो है अल मुस्तैद। कोई भी हालात हो ना मुश्किल के, तो उसके लिए बच्चे ना तैयार रहते हैं। बॉयज कोर्ट के बारे में, क्योंकि मेजर बॉयज कोर्ट भी होते हैं, तो ये कहीं आग लग गई खुदा ना खास्ता, तो ये पाकिस्तान के वक्त जैसे मैंने बताया कि वाल्टन में